नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाजी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए सेकेंड ईयर के लिए हिंदी साहित्य पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे हिंदी साहित्य की सीरीज अनुवाद विज्ञान पर। और जिसके अंतर्गत दोस्तों हमने इससे पहले वाले सेशन में अर्थात की यूनिट जो इकाई फर्स्ट है हमारी, इस फर्स्ट इकाई के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों पर डिस्कशन किया था, जिसमें लगभग 10 या 11 प्रश्नोत्तर हमने देखे थे अति लघुत्तरीय प्रकृति के। और कल वाले सेशन में मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि कल से ही डिटेल क्लासेस हम चालू कर देंगे, जैसे कि मैं आज आपके लिए डिटेल क्लासेस लेकर आ चुका हूं। देखेंगे आज के सेशन में ही देखेंगे कि इस फर्स्ट इकाई से फर्स्ट जो यूनिट है हमारी, इससे हमें कितने लेक्चर मिलेंगे या कौन कौन से टॉपिकों पर हमें फोकस करना है। बेसिकली हमने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन आज और पूरे विस्तार से बताने वाला हूं आप लोगों को इसके बारे में। तो दोस्तों, जो नए स्टूडेंट है वो समझ ले कि इसको लेकर के दोस्तों बेसिकली हम 2 सेशन पहले प्रोवाइड कर चुके हैं आप लोगों को। एक सेशन में हमने इस वाले पार्ट के कुछ एमसीक्यू फॉर्मेट वाले प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी, और कुछ उसके बाद में सेकंड जो सेशन हुआ था उसमें हमने इसके अति लघुत्तरीय प्रकृति के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा की थी, जो कि इस प्रथम इकाई के लिए महत्वपूर्ण थे, प्रथम इकाई से संबंधित थे। आज के सेशन से अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटेल क्लासेस, जिसमें आपको प्रत्येक पक्ष का अनुवाद संबंधित प्रत्येक पक्ष का पूरे विस्तार से जो है यहाँ पर जानकारी मिलेगी, और इसके बारे में संभवतः लगभग प्रत्येक पक्ष पर अब आप यहाँ पर जो है इसके बारे में जान पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, जो नए स्टूडेंट हैं उन लोगों को बता दूं कि हमारी सभी सेशन बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर को लेकर के सभी सेशन पूरे विस्तार पूर्वक चल रहे हैं। कुछ सेशन हो चुके हैं, जैसे कि राजनीति विज्ञान अर्थात की पॉलिटिकल साइंस पर लगभग हमारे सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कंप्लीट कर दी गई है। अगर आपको उनको विजिट करना है दोस्तों, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रुप की लिंक दी गई है आपको, है ना। बीए फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर की अलग अलग लिंक दी गई है। जिस ईयर में आप हैं उस ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आप जो है कंटिन्यू क्लासेस हमारे द्वारा चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों सेशन अपना आज का। आज के सेशन में हम बात करेंगे प्रथम इकाई से आज ही शुरुआत करने जा रहे हैं डिटेल क्लासेस की। तो आप दोस्तों यहाँ देख पा रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट से हमें 6 टॉपिकों पर फोकस करना है। 6 बिंदुओं को हमें जो है यहाँ पर अनुवाद से संबंधित जो 6 बिंदु है, इन पर हमें डिटेल में बात करनी है। फर्स्ट टॉपिक में अर्थात कि लेक्चर नंबर 1 में आज हम चर्चा करेंगे अनुवाद के अर्थ, परिभाषा, स्वरूप और महत्व पर, ठीक है ना। और सेकंड जो लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 2 जो होने वाला है उसमें हम बात करेंगे अनुवाद के विभिन्न प्रकारों की, कौन कौन कितने प्रकार के ये अनुवाद हो सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, शब्दानुवाद को बात करेंगे, भावानुवाद पर बात करेंगे, आशुनुवाद पर या द्विभाषी प्रविधि पर, ठीक है ना। तो जितने भी ये प्रकार हैं अनुवाद के, इन पर पूरे विस्तार से एक एक करके हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद दोस्तों हम संभवतः प्रयास करेंगे कि बाकी जो ये 4 टॉपिक है इनको लेकर के लेक्चर नंबर सिर्फ 3 लेकर आ जाए, लेक्चर नंबर 3। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो फर्स्ट यूनिट आपकी 3 लेक्चर मात्र में कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है। आइए तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन। चलिए जान लेते हैं कि आज के सेशन इस अनुवाद विज्ञान वाले सेशन में आज हमें पढ़ना क्या है। तो अनुवाद का सबसे पहले हम अर्थ देखेंगे, अर्थ के बाद में उसकी परिभाषाओं पर फोकस करेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद में याद रखिएगा दोस्तों, परिभाषाएं जो होती है ना, उस वस्तु विशेष के अर्थ को समझने में आपकी सहायता करती है ना। और इसीलिए एग्जाम में आपसे परिभाषित किसी भी तथ्य को परिभाषित करने के लिए बोल दिया जाता है। अगर आप उसके अर्थ के साथ परिभाषा लिखकर आते हैं तो अच्छे नंबरों की प्राप्ति की उम्मीद आप कर सकते हैं। क्लियर है। थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा अनुवाद के स्वरूप पर। तो स्वरूप जानेंगे कि कितने प्रकार के स्वरूपों की चर्चा की गई है, और लास्ट में हम देखेंगे अनुवाद का एक्चुअल में महत्व क्या है वर्तमान स्वरूप में, या कहें कि जो प्राचीन स्वरूप रहा है हमारे समाज का उसके लिए, और वर्तमान समाज के लिए किस प्रकार से इसका महत्व है अनुवाद का। ये सारी चर्चा आज के सेशन में हम करने वाले हैं। आइए तो 1 बाय 1 करके एक एक करके इन सबको क्लियर करते हुए चलते हैं। दोस्तों, मस्तिष्क में आपके पूरे पॉइंट क्लियर अब तक हो चुके होंगे, हमने अभी तक क्या बात की है। अब आगे की बात सुनिए। कल के सेशन में मैंने लगभग एक सामान्य रूप से जो व्यवहारिक अर्थ होता है अनुवाद का, उस पर चर्चा की थी। शॉर्ट में लगभग 2-1 मिनट में मैंने आपको वो समझाने का प्रयास किया था।
लेक्चर के प्रारंभ में ही। अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसकी लिंक देख ले, इससे जस्ट पहले वाला सेशन है ना, उसको देख लीजिए, वहां से आपको इसका व्यवहारिक अर्थ क्लियर हो जाएगा अनुवाद का। बेसिकली अनुवाद अर्थात कि अनुवाद का मतलब क्या है दोस्तों, इंग्लिश में इसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, है ना, जैसे इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करना, जैसे संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, या विश्व की किसी अन्य भाषा को भारतीय भाषा में ट्रांसलेट करना, या भारतीय विभिन्न भाषाओं को एक दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करना, है ना, तो यही होता है अनुवाद। सिंपल है, ठीक है, ये तो इसका व्यवहारिक अर्थ हो जाता है। लेकिन एग्जाम में आपसे व्यवहारिक अर्थ नहीं बल्कि आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है। अनुवाद का अगर आपसे अर्थ पूछा जाएगा तो व्यवहारिक नहीं बल्कि शाब्दिक अर्थ पूछा जाएगा, और वो शाब्दिक अर्थ पर ही अब हम इस अर्थ के अंतर्गत डिस्कशन करने वाले हैं। आइए ध्यान से कुछ की पॉइंट है जिस पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, बोल्ड कर रखा है मैंने, है ना, तो उन पर विशेष फोकस करेंगे आप लोग। बोल्ड पर जो मैंने बोल्ड कर रखा है, जो हाईलाइट कर रखे, उन पर आप विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि वो की पॉइंट है जो आपको पूरा जो वाक्य है, जो पूरा पैराग्राफ है, वो आपको रिमेंबर रखवाने में, याद रखवाने में आपकी सहायता करेगा। क्लियर है? आइए वन बाय वन करके दोस्तों इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, अनुवाद जो शब्द है दोस्तों, ये संस्कृत से आया हुआ है, और संस्कृत का एक यौगिक शब्द है। क्या है? यौगिक शब्द। संस्कृत का ये एक यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हो उसे हम यौगिक शब्द बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अनुवाद जो है संस्कृत का एक यौगिक शब्द है। अब यौगिक शब्द का शब्द आया है, इसका मतलब यह है कि कुछ शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो कितने शब्दों से मिलकर बना होगा? तो अनुवाद का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो शब्द वहां से निकलते हैं, अनुधनवाद। क्या निकलते हैं? अनुधनवाद, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है अनु, क्या नाम है? एक है शब्द है अनु, और दूसरा है वाद। क्लियर है? तो इन दोनों के सहयोग से बना है अनुवाद। यहां पर अगर देखा जाए तो वाद का जो निर्माण है ना, संस्कृत के एक वद धातु से हुआ है। किससे? वद धातु से हुआ है। यहां पर वाद का भी अर्थ है, वाद कहां से आया था, वाद कहां से बना था? तो वाद का निर्माण भी दोस्तों वद धातु का ये एक रूपांतरित रूप है। कौन? वाद। ध्यान दीजिएगा, अनुवाद कैसे बना? अनुधनवाद से, ठीक है ना। और वाद कहां से बना था? वाद बना था दोस्तों वद धातु से, या कहे कि वद धातु का ही रूपांतरित रूप क्या है? वाद। क्लियर है? तो वद धातु जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिससे वाद बना हुआ है, इसका अर्थ क्या था? तो वद धातु का अर्थ होता था बोलना या कहना। क्या अर्थ होता था? बोलना या कहना। ध्यान दीजिएगा, वद का अर्थ होता था बोलना या कहना। इस प्रकार से जब इसका रूपांतरित हुआ, है ना, इसका अर्थ जब रूपांतरित होने लगा तो उस वद से बन गया वाद, और इस वाद का अब अर्थ हुआ कहने की क्रिया। क्या हुआ? कहने की क्रिया या बोली गई बात या कही हुई बात। क्लियर है ना? तो ध्यान देते चलिएगा, अनुवाद के अंतर्गत अनु और वाद किससे बना है? वद से। वद का अर्थ क्या होता था? बोलना या कहना। और जब वद का रूपांतरित हुआ, बदला, तो वो क्या बन गया? वाद बन गया। और वाद का अर्थ क्या हुआ? वाद का अर्थ क्या था दोस्तों? कहने की एक प्रक्रिया, कहने की एक प्रोसेस, है ना, प्रक्रिया, क्रिया, या फिर ऐसा कहें कि कही हुई बात जो पहले कह दी गई हो। इज इट क्लियर ना? यहां तक का क्लियर है? आगे बढ़ते। तो वाद में जब इस वाद शब्द में जब अनु उपसर्ग को जोड़ा गया, तब ये अनुवाद का रूप इसने धारण किया, ठीक है ना। तो वद से वाद बना, और इस वाद में जब एक उपसर्ग जोड़ा गया, कौन सा उपसर्ग? अनु उपसर्ग जब जोड़ा गया, तो उस दोनों के मिलने से एक नया शब्द बनकर सामने आया, और वो क्या था दोस्तों? वही था अनुवाद। क्या था? अनुवाद। और इस अनुवाद का कंप्लीटली अर्थ हो जाता है प्राप्त कथन को पुनः कहना। प्राप्त कथन को पुनः कहना मतलब ये कि जो जानकारी आपके पास में है, जो अर्थ आपके पास में है, उसको उसी रूप में, उसी भाव के साथ में किसी अन्य भाषा में कहना। समझ पा रहे ना? तो प्राप्त कथन को, जो जानकारी आपके पास में है, उसको फिर से कहना, रिपीट करना उसको, यही कहलाता है अनुवाद, ठीक है ना। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों यहां पर, कि जो पुनः कथन की जो बात की जा रही है ना, रिपीटेशन की जो बात की जा रही है, रिपीट होने की,
उसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है? अर्थ की पुनरावृत्ति होती है, अर्थ की पुनरावृत्ति होती है। सम ध्यान दीजिएगा, यहां पर शब्दों की नहीं, अर्थ की होती है, शब्दों की नहीं। मतलब ये हो रहा है कि जब अनुवाद में हम बात करते हैं कि वहां रिपीटेशन होता है, रिपीट हो रही है बात, है ना, प्राप्त कथन को पुनः कहा जा रहा है। तो जो पुनः कहा जा रहा है ना, वहां पर अर्थ को कहा जा रहा है, शब्दों को नहीं। याद दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो शब्द थे हूबहू उन्हीं शब्दों में दोबारा कहना नहीं हो रहा है, उसको तो रिप्रेजेंट करना हो जाएगा। वो तो क्या हो जाएगा? रिप्रेजेंट करना हो जाएगा। बल्कि अनुवाद का मतलब होता है कि जो शब्दों में लिखा गया था उन शब्दों का रिपीटेशन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ उन शब्दों का जो अर्थ निकल रहा था उस अर्थ का रिपीटेशन होगा। तो मैंने क्या कहा था? किसी अन्य शब्दों में उसी अर्थ को व्यक्त करना ही यहां पर अनुवाद कहलाता है। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से देखिए, यहां पर ये शाब्दिक अर्थ हुआ आपके अनुवाद का शाब्दिक अर्थ। इसमें 3-4 मोटी मोटी सी बातें जो आपको याद रखना है। अनुवाद किससे बना है दोस्तों? संस्कृत का यौगिक शब्द है, ठीक है ना। अनु और वाद दोनों के संयोग से बना हुआ है, इसीलिए इसको संस्कृत का यौगिक शब्द बोला गया है। वाद कहां से बना था? वद धातु से बना था, ठीक है ना। उस वद धातु का अर्थ क्या होता था? बोलना या कहना, ठीक है ना। और जब इस वद धातु का रूप बदला तो ये क्या बन गया? आगे चल करके वाद बन गया। इस वाद का मतलब क्या हुआ? कहने की प्रक्रिया या कही हुई बात। क्लियर है? तो जो ये वाद शब्द बना था दोस्तों, इसमें एक उपसर्ग साथ में चिपका दिया इसके। कौन सा था वो उपसर्ग? अनु था। तो दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? अनुवाद बन गया। इसका मतलब क्या हुआ? प्राप्त कथन को पुनः कहना। अब यहां पर आपको ध्यान रखना कि प्राप्त कथन को पुनः कहना, जब पुनः कहा जा रहा हो तो उस वक्त में सिर्फ अर्थ को पुनः कहा जाएगा, उन्हीं शब्दों को नहीं। बल्कि शब्द कुछ नए होंगे लेकिन अर्थ वही होगा, भाव वही होंगे, तभी कहलाएगा अनुवाद। क्लियर है? इसकी दोस्तों देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो एक अंग्रेजी विद्वान थे मोनियर विलियम्स। इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी में क्या किया था? ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किया था। अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोनियर विलियम्स ने किया था। प्रतियोगी परीक्षा वाले स्टूडेंट याद रखे, है ना। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, और बेसिकली बीए वाले स्टूडेंट भी याद रखे क्योंकि आपसे ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ट्रांसलेशन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? मोनियर विलियम्स ने किया था, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से अनुवाद के पर्याय के रूप में, पर्याय मतलब कि सिनोनिम के रूप में, इसके सिनोनिम के रूप में स्वीकृत अंग्रेजी का ट्रांसलेशन शब्द संस्कृत के अनुवाद शब्द की तरह है लैटिन के ट्रांस और लेशन, दो शब्दों के संयोग से बना है। मतलब क्या हुआ? ये भी एक यौगिक शब्द है, ट्रांसलेशन भी एक यौगिक शब्द है। क्यों? क्योंकि ये भी दो शब्दों से बना था, लैटिन के दो शब्दों से बना था। कौन कौन शब्द थे वो? ट्रांस और लेशन, दोनों को चिपका दिया, ट्रांसलेशन बन गया। क्लियर है ना। तो इसका अर्थ क्या होता है? पार ले जाना, पार ले जाना, पार ले जाना, है ना। ले दे करके अर्थ वही हुआ, पुनः प्राप्त कथन को पुनः कहना या पार ले जाना। तो यानी एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना, एक स्थान बिंदु से दूसरे स्थान बिंदु पर ले जाना का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक स्रोत भाषा को दूसरे अन्य लक्ष्य भाषा में कन्वर्ट करना ही जो है यहां पर ट्रांसलेशन कहलाता है। तो दोनों का अर्थ सेम हुआ, अनुवाद, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ट्रांसलेशन। क्लियर हो पा रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम इसकी कुछ परिभाषाओं की। तो 2-3 परिभाषाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इनमें से 2 जो आपको उचित लगे ना उसको आप याद रख लीजिए। एक परिभाषा है नायडा साहब की, दूसरी परिभाषा है कैटपोर्ट साहब की, तीसरी है भोलानाथ की, ठीक है ना। तो तीनों परिभाषाओं को पहले आप समझिए, उनमें से जो 2 उचित लगे ना उनको आप रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी ये बहुत हेल्प करने वाली है। आइए एक एक करके समझते हैं। नायडा साहब ने कहा है कि अनुवाद का अर्थ या तात्पर्य स्रोत भाषा में व्यक्त संदेश के लिए लक्ष्य भाषा में निकटतम सहज समतुल्य संदेश को प्रस्तुत करना, है ना। स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में समतुल्य संदेश को मतलब उसी संदेश को, उसी अर्थ को। संदेश का मतलब क्या हो दोस्तों? संदेश मतलब शब्द नहीं होगा यहां पर, संदेश का मतलब हो जाएगा अर्थ, और उस अर्थ में अर्थ के द्वारा व्यक्त जो उसके भाव है वो भाव हो जाएंगे। तो जो समतुल्य मतलब कि उस अर्थ को समान रूप से प्रस्तुत करना,
है ना, स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में उसी अर्थ को उसी अर्थ के साथ में रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, लेकिन शब्द चेंज होंगे, शब्द दूसरे होंगे, सेम शब्द नहीं होंगे। तो यह समतुल्यता, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह समतुल्यता पहले तो अर्थ के स्तर पर होती है, फिर शैली के स्तर पर होती है। यहां पर कहीं भी आपको शब्द नहीं दिखाई दिए, है ना, या तो अर्थ के स्तर पर होगी, पहले अर्थ उसका निकाला जाएगा, पहले अर्थ उसका वही निकाला जाएगा, उसके बाद में शैली देखी जाएगी, किस उस जो स्रोत भाषा थी हमारी, उस स्रोत भाषा में किस शैली के साथ कहा जा रहा था, उसी शैली में लक्ष्य भाषा में भी कहने का प्रयास किया जाएगा, है ना। वो स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा तो आप समझते ही हैं, क्लियर समझते हैं ना। पिछले सेशन में मैंने बहुत डिटेल में बताया था, शॉर्ट में भी बता देता हूं। स्रोत भाषा मतलब ये स्रोत, देखिए स्रोत एग्जाम्पल समझते हैं। मान लेते हैं हमको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, हिंदी की कविता है, उसको इंग्लिश में हमें ट्रांसलेट करना है, तो यहां पर स्रोत भाषा कौन सी होगी? हिंदी। क्यों? क्योंकि हिंदी से हम उस डेटा को ले रहे हैं जिसको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो स्रोत भाषा यहां पर हिंदी होगी और लक्ष्य भाषा अंग्रेजी हो जाएगी। क्लियर है ना। चलिए अगली परिभाषा जो है कैटफोर्ड साहब की है। इनका कहना है कि एक भाषा की पाठ्य सामग्री को दूसरी भाषा की समानार्थक पाठ्य सामग्री से प्रतिस्थापन करना ही अनुवाद कहलाता है। शॉर्ट है, इजी भी आपको लगना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या सिंपल सा कह दिया उन्होंने कि एक भाषा की पाठ की जो सामग्री है उसका समान अर्थों के साथ में दूसरी पाठ्य सामग्री में प्रतिस्थापन करना है, मतलब परिवर्तित करना है, और यही अनुवाद कहलाता है। उसी प्रकार से भोलानाथ ने क्या कहा, देखिए भाषा में कौन सी, ऊपर डेटा छुपा हुआ है, एक मिनट डेटा को थोड़ा सा नीचे उतार लेते हैं, एक सेकंड दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू रखेंगे। ओके ये ध्यान ना देने के नतीजे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो भोलानाथ की जो परिभाषा है उसमें क्या, देखिए किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को दूसरी भाषा में भाषांतरण करना अनुवाद है। क्या कहा गया है कि किसी भाषा में प्राप्त सामग्री को, पहले किसी अन्य भाषा में सामग्री थी, उसको दूसरी भाषा में भाषांतरण किया जा रहा है, मतलब भाषा उसकी बदली जा रही है, उसकी लैंग्वेज चेंज की जा रही है, बदली जा रही है, इसी को अनुवाद कहते हैं। दूसरे शब्दों में एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथासंभव और सहज अभिव्यक्ति द्वारा दूसरी भाषा में व्यक्त करने का जो प्रयास किया जाता है वही अनुवाद कहलाता है। क्लियर है ना। तो मेरे ख्याल से तीनों परिभाषाओं में ऐसी कोई डिफिकल्ट वाली बात, ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए या जो आपके लिए समस्या उत्पन्न करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तीनों परिभाषाएं एकदम आसान भाषा में है, आसान रूप में है, आप आसानी से इनको याद रख सकते हैं, लेकिन समझ के याद रखेंगे ज्यादा बेहतर होगा। आपको भी याद रखिएगा, अनुवाद की ही तरह आपको भी एग्जाम में हूबहू शब्दों का प्रयोग नहीं करना है। कोई आवश्यक नहीं कि आप इन्हीं शब्दों के साथ में इनकी परिभाषाओं को जो है वह डिटेल करें, आवश्यकता नहीं है इसकी। बल्कि आवश्यकता क्या है कि आपको नाम यही रखना है, लेकिन नाम के साथ इनके भाव को समझना है, इसके अर्थ को समझना है, और जो इन्होंने अपनी परिभाषा के माध्यम से जो भाव प्रकट करने का प्रयास किया है उसी भाव को आपको एग्जाम में प्रकट करना है। शब्दों की चिंता मत कीजिए, शब्द चाहे आप परिवर्तित कर देंगे, चेंज कर देंगे, चलेगा, लेकिन अर्थ यही होना चाहिए, अर्थ इनकी ही अर्थों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। आइए तो फिर अब आगे बात करते हैं दोस्तों अनुवाद के स्वरूप पर। क्या बात करेंगे? अनुवाद के स्वरूप पर। अनुवाद के दोस्तों का स्वरूप की हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों में कई प्रकार के मतभेद रहे हैं अनुवाद के जो है स्वरूप को लेकर के। कैसा रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि यहां पर कुछ विद्वानों ने तो अनुवाद की जो प्रकृति होती है ना, कि अनुवाद की जो प्रकृति है उस प्रकृति को ही यहां पर इसका स्वरूप मान लिया था, और कुछ अन्य विद्वान आए तो उन्होंने अनुवाद के प्रकारों को उसका स्वरूप मान लिया था। ध्यान दीजिएगा, कुछ विद्वान क्या मान रहे? अनुवाद की जो प्रकृति थी उसी को स्वरूप मान लिया, और कुछ विद्वान थे जिन्होंने अनुवाद के प्रकारों को ही उसका स्वरूप मान लिया। लेकिन इसी कारण से दोनों प्रकार के विद्वानों में मतभेद उत्पन्न हुए।
लेकिन जिस पर आज हम अध्ययन करते हैं, जिसको हिंदी साहित्य के जगत में मान्यता प्राप्त है, वो स्वरूप है अनुवाद का, जो किसके द्वारा दिया गया था? रविंद्रनाथ श्रीवास्तव जी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डॉक्टर रविंद्रनाथ श्रीवास्तव का के द्वारा जो स्वरूप प्रकट किया गया अनुवाद का, उसको ही आज पूरी तरह से ग्रहण किया गया है हिंदी साहित्य में। उन्होंने अनुवाद के स्वरूप को सीमित और व्यापक दो रूपों में प्रस्तुत किया है, सीमित रूप में और व्यापक रूप में। तो अब हमें अनुवाद के स्वरूप के अंतर्गत दोनों ही रूपों को समझना पड़ेगा, इसके सीमित रूप को भी समझना पड़ेगा और व्यापक रूप को भी समझना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए तो एक एक करके इन दोनों को स्पष्ट कर लेते हैं, अनुवाद का सीमित स्वरूप और अनुवाद का व्यापक स्वरूप। ठीक है ना? चलिए एक एक करके इन दो को भी समझ लेते हैं। अनुवाद का सीमित स्वरूप, या देखिए सिंपली एक भाषा से दूसरी भाषा में जो हम अनुवाद करते हैं उसको हम सीमित स्वरूप बोलते हैं। अनुवाद का, सिंपल शब्दों में समझिए इसको, अनुवाद का सीमित स्वरूप क्या होगा? जब हम किसी एक वस्तु का या कहें कि किसी एक भाषा का दूसरी भाषा में जब हम अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद को यहां पर अनुवाद का सीमित स्वरूप कहा जाएगा। पढ़ के देख लीजिए, अनुवाद की साधारण परिभाषा के अंतर्गत पूर्व में कहा गया कि अनुवाद में एक भाषा के निहित अर्थ को दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जाता है और यही अनुवाद का सीमित स्वरूप कहलाता है। ठीक है ना? तो सीमित स्वरूप याद रखिएगा, सीमित स्वरूप को शुद्ध हिंदी साहित्य की भाषा में क्या बोला जाता है? भाषांतरण बोला जाता है। क्या बोला दोस्तों? भाषांतरण। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, उसको याद रखने का भी प्रयास करें इन शब्दों को। भाषांतरण का मतलब क्या हुआ? भाषा का अंतरण, मात्र भाषा का अंतरण, सिर्फ भाषा का अंतरण, सिर्फ भाषा का चेंजेस और कोई चेंज नहीं। क्लियर है? तो इसी भाषांतरण को ही हम क्या कहेंगे दोस्तों? अनुवाद का सीमित स्वरूप कहेंगे। ठीक है ना? तो अनुवाद को दो भाषाओं के मध्य होने वाला जो अर्थ का अंतरण माना जाता है, अर्थ का अंतरण, अब ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं, अनुवाद में हमेशा अर्थ का अंतरण होगा, शब्दों का अंतरण नहीं होगा, शैली का अंतरण होगा। अर्थ और शैली दोनों का अंतरण होगा, शब्दों का नहीं होगा, क्योंकि शब्द वही शब्द रिपीट नहीं होंगे। क्योंकि हिंदी से इंग्लिश में करना तो हिंदी के शब्दों को थोड़ी ना हम इंग्लिश में लाकर रखेंगे, समझ रहे ना? तो शब्द हम वहीं छोड़ देंगे, उस पुरानी भाषा के शब्द पुरानी भाषा के पास ही छोड़ देंगे, उसका सिर्फ अर्थ उठाएंगे और उस अर्थ को उसी भाव के साथ में नई भाषा के साथ व्यक्त करने का प्रयास करेंगे। उसी को हम बोलते हैं अर्थ का अंतरण। क्लियर है ना? तो इस सीमित स्वरूप में अनुवाद के दो आयाम आते हैं, पाठधर्मी और प्रभावधर्मी। पाठधर्मी का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? पाठधर्मी का मतलब होता है कि जब हम किसी एक पाठ को अन्य भाषा में उसी अर्थ के साथ में प्रयुक्त कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको हम पाठधर्मी आयाम बोलेंगे। और प्रभावधर्मी आयाम की बात करें तो किसी अन्य भाषा के अर्थ को उसी प्रभाव के साथ में जब हम अन्य भाषा में प्रयुक्त करते हैं, प्रस्तुत करते हैं प्रभाव के साथ में, याद रखिएगा प्रभाव के साथ में, तो हम उसको प्रभावधर्मी आयाम कहेंगे। दोनों का मतलब समझ चुके हैं ना आप लोग? समझ आ रहा है ना दोनों का? है ना? तो पाठधर्मी में हमने सिर्फ शब्दों का अर्थ बदला है, शब्दों को चेंज किया है, अर्थ वही रखा है। प्रभावधर्मी में प्रभाव को हूबहू रखने का हमने प्रयास किया। तो एक में पाठ और एक में प्रभाव, जैसा कि शब्दों से ही क्लियर हो पा रहा है। पढ़ लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? अब हम बात करें इसके व्यापक स्वरूप की कि इसका व्यापक स्वरूप क्या है। तो व्यापक स्वरूप बड़ा ही मस्त है, ध्यान से समझेंगे ना तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसमें डेटा कंटेंट जो है ना ज्यादा दिखेगा आपको, कंटेंट स्लाइड पूरी भरी हुई नजर आएगी, लेकिन अगर एक बार आपने इसके अर्थ को समझ लिया तो ये कंटेंट अपने आप छोटा हो जाएगा। मस्तिष्क में आपको इसकी समझ डेवलप करनी है, समझ बनानी है। व्यापक स्वरूप को देखिए, इसके हमने सीमित स्वरूप को समझा। सीमित स्वरूप तो इसका एक साधारण जो अनुवाद है वही इसका सीमित स्वरूप कहलाता है, लेकिन व्यापक स्वरूप में थोड़ा सा चेंजेस है। अब जैसा नाम से दिख रहा है व्यापक, तो व्यापक स्वरूप में मतलब से व्यापक स्वरूप है, इसमें कुछ और ही पढ़ने को मिलेगा, है ना? तो इस व्यापक स्वरूप का वास्तविक शब्द क्या है? प्रतीकांतरण। क्या कहते हैं इसको? प्रतीकांतरण। शब्द को याद कर लीजिए, प्रतीकांतरण। सीमित स्वरूप को भाषांतरण,
और व्यापक स्वरूप को प्रतीकांतरण। क्या? प्रतीकांतरण। शब्दों को रट लीजिए, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आपको याद करना ही पड़ेगा, इनका प्रयोग किए बिना आप अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते एग्जाम में, याद कीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रतीकांतरण है ना, तो इसमें अनुवाद को दो अलग अलग प्रतीक, ध्यान दीजिएगा, प्रतीक, दो अलग अलग प्रतीक जो व्यवस्थाएं होती है उनके मध्य में जो भाषा का चेंजेस होता है ना, भाषा का जो अर्थ का जो बदलाव होता है ना, उसको इसके अंतर्गत लिया जाता है। व्यापक स्वरूप में किसको लिया जाता है दोस्तों? दो प्रतीक, दो विभिन्न प्रतीक, दो भिन्न प्रतीक, दो अलग अलग प्रतीक व्यवस्थाओं में जो बीच दोनों के मध्य में जो भाषा का अंतरण होता है, भाषा का जो माफ कीजिएगा यार, बार बार भाषा आ रही है, अर्थ का जो बदलाव होता है, जो अर्थ का अंतरण होता है ना, उसी को हम अनुवाद का व्यापक स्वरूप मानते हैं। और ये जो व्यापक स्वरूप है ना, इसको कुछ वर्गों में हम बांट सकते हैं, जैसे 3 वर्गों में बांटेंगे, प्रतीकांतरण को 3 वर्गों में बांटेंगे। कौन कौन से 3 वर्ग हो सकते हैं? एक तो होगा आपका अंतःभाषिक अनुवाद। कौन सा? अंतःभाषिक अनुवाद, अंतःभाषिक अनुवाद। दूसरा होगा आपका अंतर्भाषिक अनुवाद। तीनों का अर्थ समझाऊंगा मैं आप लोगों को, अंतःभाषिक अनुवाद, अंतर्भाषिक अनुवाद, और तीसरा होगा आपका अंतर प्रतीकात्मक। क्या होगा? अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद, ठीक है ना। तो अंतःभाषिक का मतलब होता है दोस्तों, देखिए ध्यान दीजिएगा, अंतःभाषिक का मतलब होता है, अंतःभाषिक का अर्थ है एक ही भाषा के अंतर्गत, एक ही भाषा के अंतर्गत, अर्थात अंतःभाषिक अनुवाद में हम एक भाषा के दो विभिन्न प्रतीकों के मध्य अनुवाद करते हैं। हिंदी का हिंदी में ही, समझ पा रहे ना, हिंदी का हिंदी में ही, बस उसका प्रतीक बदल जाएगा, प्रतीक व्यवस्था जो है ना वो बदल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लिया गया, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पढ़ते ही समझ आ जाएगा। जैसे हिंदी की मान लेते हैं कोई कविता है, हिंदी की मान लेते हैं कोई कविता है ना, और हमें उसको बदलना है हिंदी के गद्य में, हिंदी की कविता को हिंदी गद्य में बदलना है। तो बताइए यहां पर भाषा परिवर्तित हुई? क्या नहीं हुई। क्या परिवर्तित हुआ? उसकी प्रतीक व्यवस्था परिवर्तित हुई है, प्रतीक व्यवस्था ना। यहां पर शब्द, ना तो शब्द बदले हैं, शब्द थोड़े वो शब्द तो बदलाएंगे, परंतु भाषा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, भाषा में कोई परिवर्तन नहीं आया है। परिवर्तन आया है तो उसकी प्रतीक व्यवस्था में आया है। पहले वो कविता थी, अब गद्य बन गई है। या फिर ऐसे कहें कि हिंदी की कोई कहानी थी, उसको हिंदी की कविता बना दिया। हिंदी में कहानी लिखी हुई थी, उस कहानी को हमने कविता के रूप में प्रेजेंट कर दिया। भाषा वही थी लेकिन उसका प्रतीक व्यवस्था बदल गई। तो इस प्रकार की एक ही भाषा के अंदर जब हम प्रतीकों में परिवर्तन करके जब अनुवाद करते हैं तो उस अनुवाद विशेष को ही हम अंतःभाषिक अनुवाद की संज्ञा देते हैं, अंतःभाषिक अनुवाद। अब यहां शब्द को पकड़िए, अंतःभाषिक मतलब कि भाषा के अंदर, भाषा के अंदर किया जाने वाला अनुवाद ही अंतःभाषिक अनुवाद कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या है? अंतर्भाषिक अनुवाद। अब देखिए अंतर्भाषिक अनुवाद को उल्टा कर दीजिए, उसको पूरा पलट दीजिए तो अंतर्भाषिक अनुवाद बन जाएगा। अंतर्भाषिक का अनुवाद का मतलब क्या हो दोस्तों? जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा की ओर मूव करते हैं तो ऐसे अनुवाद को हम यहां पर अंतर्भाषिक अनुवाद कहेंगे। अंतर्भाषिक मतलब कि भाषा के अंदर, और अंतर्भाषिक मतलब भाषा के बाहर, है ना। हिंदी का संस्कृत में, हिंदी का अंग्रेजी में, हिंदी का उर्दू में, हिंदी का चाइनीज में, कोई भी विश्व की कोई भी अन्य भाषा में हो सकता है, उसे हम अंतर्भाषिक अनुवाद कहेंगे। क्लियर है? तो अंतर्भाषिक अनुवाद में अनुवादक को स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा की जो संरचनाएं हैं, उनकी प्रकृति है, इन सब को भली भांति रूप से और अपनी योग्यता के साथ में उसको जांचना परखना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ में इसकी जो लक्ष्य भाषा है उसकी संरचनाओं का या उसकी प्रकृति का उसे अच्छा अनुभव या अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शायद वो अनुवादक उस अनुवाद के साथ सही से न्याय नहीं कर पाएगा, अर्थात कि जो स्रोत भाषा में जो भाव छुपा हुआ था उस भाव को लक्ष्य भाषा में प्रकट नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया है कि अंतर्भाषिक अनुवाद करते समय अनुवादक को इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए।
अंतिम रूप से अगर बात करें तो अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद जो होता है ये क्या होता है, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। ये भी बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर, इसमें एकदम आपका नजरिया देखिए पलटने वाला है। अभी तक हमने बात की भाषा के, देखिए भाषा के अंदर अनुवाद, कविता को कहानी में बदलना या कहानी को गद्य में बदलना, ये भाषा के अंदर अनुवाद हुआ। इसके बाद हमने कहा कि अंग्रेजी को हिंदी में अनुवाद करना, तो ये अंतर भाषिक अनुवाद हो गया था। लेकिन अभी तक हमने ये नहीं कहा कि कविता, कहानी, गद्य ये सब किताबों के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात कि हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि किसी उपन्यास को, जैसे कि गोदान उपन्यास जो लिखित है, जो है सर्व प्रचलित उपन्यास है गोदान उपन्यास, आप में से लगभग सभी ने नाम सुना होगा। तो जो गोदान उपन्यास है उसको पढ़ने की अपेक्षा अगर हम टीवी में देखें एज ए पिक्चर, एज ए मूवी, एक फिल्म की तरह अगर हमें उस गोदान उपन्यास को दर्शाया जाए फिल्म की तरह, या फिर ऐसे कहिए कि कई ऐसे लेखक हमारे हिंदी साहित्य के अंतर्गत रहे हैं जिन्होंने अपनी कहानियां लिखी और उन कहानियों पर आगे चल करके बॉलीवुड में मूवी बन गई, पिक्चरें बन गई, है ना। तो ये जो तीसरा फॉर्म आपके सामने आया है ना, तीसरा फॉर्म जो आया कि कविता से या कहानी से फिल्म दर्शाई जा रही है, तो इसमें दो प्रतीकों का प्रयोग किया गया है, दो प्रतीक व्यवस्थाओं का प्रयोग किया गया है। दो प्रतीक, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था व्यापक स्वरूप में सिर्फ प्रतीक व्यवस्थाओं का ही खेल है, प्रतीक व्यवस्थाओं का, है ना। आइए समझते इसको। देखिए अंतर प्रतीकात्मक में किसी भाषा की प्रतीक व्यवस्था से किसी अन्य भाषा की प्रतीक व्यवस्था में अनुवाद किया जाता है। प्रतीक व्यवस्था में पहले प्रतीक व्यवस्था क्या थी, पढ़ रहे थे हम, एक कहानी थी जिसको हम पढ़ रहे थे। लेकिन दूसरी जो प्रतीक व्यवस्था वो आई, क्या आई है दोस्तों, उसी कहानी को चलचित्रों के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया गया। अब यहां पढ़ने की आवश्यकता नहीं, अब हम देखने की आवश्यकता है इसको, अब हम देख के इस कहानी को समझ सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, प्रतीक व्यवस्थाएं बदल गई। तो जिस तरह से जहां पर जिस अनुवाद में ये प्रतीक व्यवस्थाएं, एक प्रतीक व्यवस्था पूरी तरह परिवर्तित होकर के दूसरी प्रतीक व्यवस्था है उसको अपना ले, तो ऐसे ही अनुवाद को हम यहां पर दोस्तों अंतर प्रतीकात्मक अनुवाद कहेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए प्रतीक एक का संबंध तो किससे, भाषा से है। प्रतीक एक का संबंध भाषा से है। हिंदी की कहानी थी, हिंदी पिक्चर बन गई, तो भाषा तो वही रही ना, है ना। जबकि प्रतीक दो का संबंध जो है ना वो दृश्य माध्यम से जुड़ गया। दृश्य माध्यम से पहले हमें किताब में दिख रही थी वो, जिसे हमें पढ़ना पड़ रहा था, लेकिन अब हम उसको टीवी पर देख रहे हैं चलचित्र के माध्यम से, जिसे अब हम सुन करके समझ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण भी दिया गया है कि अमृता प्रीतम के पिंजर जो उपन्यास है उसको हिंदी फिल्म पिंजर में बदला जा चुका है। तो ये अंतर प्रतीकात्मकता का उदाहरण है। अब मेरे हिसाब से तो जहां तक मुझे लग रहा है ना, जिस तरह मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है ना, पसीने आ गए समझा करके, लेकिन उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा आपको, सीमित स्वरूप भी समझ आया होगा और व्यापक स्वरूप भी समझ आया होगा, ठीक है ना। कोई डाउट यहां तक तो नहीं है ना। या दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हो, अगर क्लियर है ना कंसेप्ट तो प्लीज कमेंट किया करें। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो लाइव चैटिंग में प्लीज कमेंट करें, बस खाली यस लिख दीजिए आप, या थंब का निशान मार दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि यहां समझ आ रहा है। मैं हर लेक्चर में तो बोलता हूं आप लोगों से, यार मैं कुछ नहीं, कमेंट वगैरह आपको समस्या है तो कमेंट कीजिए। मैं कमेंट करने का नहीं बोलता हूं आप लोगों से, आपको समस्या हो तो कमेंट कीजिए ताकि उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। बाकी कमेंट का सिर्फ इतना बोलता हूं कि मैं जिस तरह से आपको, जिस लहजे से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। यार इतनी मेहनत हम लोग करते हैं, आप इतना तो कर ही सकते हो ना। फ्री में आपको लेक्चर मिल रहा है, कोई चार्जेस लग रहा है आप लोगों का, यहाँ पर कोई चार्जेस नहीं, फ्री क्लासेस है आप लोगों के लिए। तो फ्री क्लासेस का मतलब ये तो नहीं है ना कि बिना किसी मेहनत के बस क्लासेस आपके सामने आ गई और आपने बस वॉच कर लिया। थोड़ा सा इसके पीछे देखो कि इसके पीछे हम लोगों की कितनी मेहनत छुपी हुई होती है, और आप लोगों से क्या बोलते हैं, और वो भी सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए, कि अगर आप लोग बोलेंगे कि सर थोड़ा सा चेंजेस कीजिए, समझ नहीं आ रहा है, कुछ और समस्या है, तो आप बताएंगे तो हम उस पर सुधार करके आपके सामने कुछ अलग अंदाज में लेकर के आएंगे उस चीजों को। वो समझ आ रहा है तो हम एज इट इज कंटिन्यू रखेंगे सब्जेक्ट को, बस इतना ही तो है। तो कमेंट में बस थंब लगाना है आप लोगों को, थंब से समझ जाऊंगा हाँ कि आपको समझ आ रहा है। सिर्फ इस लेक्चर में नहीं,
प्रत्येक लेक्चर में, प्रत्येक सब्जेक्ट में मैं हमेशा यही बात बोलता हूं आप लोगों से, समझ नहीं आ रहा हो ना तो बिल्कुल निसंकोच होकर के आप नो लिखिए कि सर समझ नहीं आ रहा है, चेंजेस कीजिए, कुछ अलग तरीके से पता बताइए। स्टूडेंट है, आप लोग अपनी समस्या रख सकते हैं मेरे सामने, मैं खुद आप लोगों से बोल रहा हूं ना, डाउट लाइए। जब तक आपके डाउट नहीं आएंगे तब तक आपका क्लियर नहीं होगा कोई सा भी सब्जेक्ट, कोई सा भी टॉपिक। डाउट, और एक बात और याद रखिए, डाउट आपके अंदर तभी आएंगे जब आपको उस विषय संबंधी ज्ञान होगा। अगर उस विषय का आपको ज्ञान, उस ज्ञान में अगर आप नगण्य हैं, कुछ ज्ञान ही नहीं उस विषय, सब विशेष का, तो फिर आपके अंदर डाउट भी नहीं होगा, कोई समस्याएं भी नहीं होगी। जैसे जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर जो है डाउट बढ़ते जाएंगे, और वो डाउट और कुछ नहीं दोस्तों, बल्कि और ज्यादा जानने की जिज्ञासा होती है। डाउट क्या होते हैं? डाउट आपकी समस्या नहीं होती है, समस्या होती है कि जो ज्ञान आपके पास है उस ज्ञान में और बढ़ोतरी करने की एक जिज्ञासा होती है, जो आपके अंदर धीरे धीरे पनपने लगती है। वो जिज्ञासा बहुत अच्छी बात है, डाउट बहुत अच्छी चीज है। छात्र जीवन में डाउट लाना सीखिए, नहीं आते हैं तो लाना सीखिए। जब तक डाउट नहीं आ रहा है ना, समझ जाइए आप कोरे कागज हो, उसमें अभी तक कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ है, कीजिए प्रिंट। क्या कर रहे हैं अभी तक आप लोग, है ना? चलिए, मेरे ख्याल समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम इसके अंतिम पक्ष पर, अंतिम पक्ष पर बात करेंगे आज के टॉपिक के। अंतिम है हमारा अनुवाद का महत्व। अब चूंकि कल का सेशन भी आप लोगों ने देखा हुआ है और अभी तक के आप अर्थ आपने देखा, परिभाषाएं भी देखी, इसका स्वरूप भी देखा, तो यहां तक के अध्ययन से अब आपके जो अक्षु है ना वो खुल चुके होंगे, है ना? अब तक आपके एकदम जो अक्षु मतलब कि जो आंतरिक नयन है वो पूरी तरह ओपन हो चुके हैं, खुल चुके होंगे, और अब आपका दिमाग काम करने लगा होगा कि यार अनुवाद। अब 2 मिनट के लिए ये सोचिए कि अगर ये अनुवाद को हम हटा दें, हमारे वास्तविक जीवन से अगर अनुवाद को हम हटा दें, तो बताइए इस संसार का स्वरूप क्या होगा? क्या मैत्री भाव रह पाएगा? क्या एक दूसरे के विचारों को हम जान पाएंगे? एक दूसरे मतलब समझ रहे ना, अपने आसपास आस पड़ोस की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बात कर रहा हूं कि जिनकी भाषा अलग है। अगर आज हम भारत की ही बात करें तो भारत में जहां पर आज हम हिंदी बोलते हैं, है ना, दक्षिण में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, गुजरात तरफ जाएंगे, पश्चिम में जाएंगे, तो आपको अलग अलग भाषाएं देखने को मिलेगी। तो क्या आप अन्य भाषा को समझ पाएंगे कि वो क्या बोलना चाहता है आपसे? नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। या फिर आपको यह करनी पड़ेगी कि जितनी भारत में भाषाएं बोली जा रही हैं उन सब भाषाओं को सीखना पड़ेगा। भारत की भाषाएं चलो मान लो आपने सीख भी ली, तो क्या पूरे विश्व की भाषाओं को भी सीखने बैठेंगे? बताइए आप। अगर चीन की किसी भी बात को समझना है, किसी भी बात को समझना है, तो आपको चाइनीज सीखनी पड़ेगी दोस्त। बिना उसकी लैंग्वेज को सीखे आप अपना काम नहीं चला सकते। आप उसके बारे में ना जान सकते हैं, ना अपने बारे में उसको कुछ बता सकते हैं, आपको सीखनी पड़ेगी, है ना? स्पेनिश सीखनी पड़ेगी, जर्मनी, सभी विश्व की सभी भाषाओं को सीखना पड़ेगा। अगर हमने अनुवाद को हटा दिया तो आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए इस बात पर, अनुवाद का महत्व कितना है। अनुवाद का महत्व सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक है, और एक क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों। आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, संभवतः हो सकता है आपको जो है स्टडी के लिए फॉरेन जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, किसी विदेश में आपको जाना पड़े, क्या करेंगे? अगर आपको विदेश स्टडी के लिए जाना पड़ा तो क्या आप वहां हिंदी से काम चला पाएंगे? नहीं, आपको या तो वहां की सभी भाषाएं सीखनी पड़ेगी, अन्यथा अनुवाद का सहारा लेना पड़ेगा। दूसरी स्थिति, मान लेते हैं आप स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं और स्पोर्ट्स में ओलंपिक में आपका सिलेक्शन होता है। मैक्सिमम ओलंपिक जो है आपको ब्रिटेन में देखने को मिलते हैं, इंग्लैंड में देखने को मिलते हैं। अब वहां पर यार दोस्तों लगभग 200 देशों के लोग इकट्ठा होते हैं। अब सोचिए कितनी भाषा बोलने वाले लोग आते होंगे वहां पर, है ना? अब ये मत बोलिए कि 200 देश तो 200 भाषाएं होंगी, नहीं। भारत के लोग भी जब खिलाड़ी ओलंपिक में जाते हैं तो भारत की एक भाषा बोलने वाले खिलाड़ी नहीं जाते, कई भाषा बोलने वाले खिलाड़ी वहां ओलंपिक में जाते हैं। तो समझिए कैसे ओलंपिक के रूल फॉलो करते होंगे सभी एक साथ, कैसे ओलंपिक खेल पाते होंगे, कैसे वो डिस्कशन कर पाते होंगे, कैसे संभव हो पाता होगा ये सब? कुछ भी नहीं, एक ही जादू है, अनुवाद, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन खत्म,
तो संपर्क टोटली खत्म। क्लियर है? चलिए, तो इसके महत्व पर तो मैं ज्यादा मुझे पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ लूंगा, जिससे कि आपको इस थोड़ा सा ये समझ आ जाएगा। कहीं पर डिफिकल्टी होगी तो समझाते हुए आगे बढ़ूंगा इसमें। कंटेंट बहुत अच्छा है दोस्तों, कंटेंट बहुत प्यारा है। किसी भी पुस्तक को आप उठा करके देख लीजिए, पुस्तक में थोड़ी सी डिफिकल्टी आप लोगों को मिल सकती है, क्योंकि फ्रेशर स्टूडेंट के साथ में एक्चुअल में होता है ना। अब चूंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, तो हमने जिन समस्याओं को फेस किया है, तो हम आज यही चाहते हैं कि आपको उन समस्याओं को फेस ना करना पड़े, है ना। प्रयास हमारा यही रहता है। चलिए, हमारे दैनिक जीवन में अनुवाद का बहुआयामी और विस्तृत महत्व है। भाषा हिंदी रहने वाली है, लेकिन जो इनके अर्थ, जो भाव निकल रहे हैं, वो सब आपको पहले से पता है, जो मैं आप ये बोल चुका हूं। दैनिक जीवन में, आज के हमारे दैनिक जीवन में अनुवाद का एक बहुआयामी, अर्थात कि प्रत्येक क्षेत्र में उसका महत्व है। बिना अनुवाद के हमारा दैनिक जीवन ही पूरा नहीं हो सकता। विश्व में अनेक भाषाएं और अनेक बोलियां बोली जाती है। ऐसी स्थिति में अनुवाद वैश्विक विचार विमर्श की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। इसी प्रकार से हिंदी तथा अंग्रेजी, अगर हम भारत की बात करें तो हिंदी और अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में सबसे ज्यादा हिंदी और अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है भारत के अंदर, है ना। विभिन्न टीवी चैनलों के कारण भारत में हिंदी और अंग्रेजी को समझने, बोलने, लिख पाने में लोगों को काफी संख्या में जो है इनकी काफी लोगों की बढ़ोतरी हुई है। टीवी चैनलों के कारण, ऑनलाइन शिक्षा के कारण आजकल क्या हुआ है, हिंदी और इंग्लिश का एक क्रेज हुआ है, क्रेज बढ़ा है, पूरे भारत में बढ़ा हुआ है ना। काफी लोगों में बढ़ोतरी हुई है। भारतीयों के द्वारा विभिन्न देशों में जाकर व्यापार करना, या आप लोगों के द्वारा शिक्षा अर्जित करने के लिए, है ना, अपने जीविकोपार्जन के लिए विभिन्न कारणों से विदेश जाते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं। तो इस कारण से उन देशों में भी हिंदी और अंग्रेजी का प्रसार होने लगा है, हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ने लगी है। आपको शायद अंदाजा ना हो, विश्व में जितनी जनसंख्या है ना, उसका 6वां भाग आज हिंदी बोल रहा है। पूरे विश्व की जनसंख्या का 6वां भाग आज हिंदी बोल रहा है। सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि अन्य देशों में भी भाषा इतनी प्रचलित हो चुकी है हिंदी। हाँ, लिख पाने वालों में थोड़ी सी कमी है, लेकिन बोलने वालों में समझिए पूरे विश्व की जितनी जनसंख्या, उसका 6वां भाग। क्लियर है? तो शिक्षा का स्तर लगातार बढ़ने से भी आज अनुवाद का महत्व निरंतर रूप से बढ़ता ही जा रहा है। आज मानव दूसरी भाषा और संस्कृति में जो ज्ञान उपलब्ध है, जो विज्ञान है, जो प्रौद्योगिकी है, साहित्य है, वाणिज्य के शिक्षा है, धर्म है या धार्मिक शिक्षा है, उन सबको प्राप्त करना चाहता है, उन सबकी जानकारी पाना चाहता है। तो कैसे पाएगा? ट्रांसलेशन के द्वारा, अनुवाद के द्वारा, है ना। तो आज हम अनुदित फिल्में देखते हैं। अनुदित मतलब कल ही बताता आपको मैंने, डबिंग मूवी। जैसे हॉलीवुड की पिक्चर देखनी है, वो इंग्लिश में बनी हुई है, किसी अन्य भाषा में बनी हुई होगी, उसको हमें देखना है हिंदी में, उसको हम क्या कहेंगे? अनुदित फिल्में, है ना। अनुदित फिल्में। तो दूसरी संस्कृतियों के बारे में इनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। हमारी विज्ञान की जानकारी में भी अनुवाद का महत्वपूर्ण भाग है। क्या है? विज्ञान का सृजन कई भाषाओं में हुआ है, अनुवाद करके, और हम उसके ज्ञान को अर्जित आज कर पा रहे हैं। आजकल ओलंपिक खेलों में, जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है ना, ओलंपिक खेलों में बड़े आश्चर्य लगता है कि जब 190 या 200 के लगभग जो खिलाड़ी हैं, है ना, विभिन्न लगभग 200 राष्ट्रों के जो खिलाड़ी हैं, वो ओलंपिक में भाग लेते हैं। अब 200 राष्ट्रों से आते हैं तो अलग अलग भाषाएं बोली जाती है उनके द्वारा। तो ऐसे में उन ओलंपिक के नियमों का सटीक रूप से पालन कैसे किया जाता होगा, कैसे वो अपनी कंपटीशन में भाग ले पा रहे होंगे, प्रतिस्पर्धा में भाग ले पा रहे होंगे, ये अनुवाद का महत्व उजागर करता है। यही अनुवाद का महत्व उजागर करता है। इतिहास की भी दोस्तों चर्चा कर लीजिए, तो इतिहास में भी अनुवाद का एक विशेष महत्व रहा है। जब भी किसी भी संप्रदाय के लोगों के द्वारा किसी अन्य राष्ट्र में अपने संप्रदाय का प्रचार प्रसार करना हुआ था, तो तब वो भी उस विशेष राष्ट्र की भाषा में अपने ज्ञान को या अपने संप्रदाय के विचारों को परिवर्तित करके, अनुवादित करके, और उन्होंने उसके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार किया था। जैसे महान राजा अशोक की हम बात कर ले, 272 से 273 ईसा पूर्व की कहानी है ये। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विश्व के कई राष्ट्रों में अपने दूत भेजे।
उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार सामग्री का उन राष्ट्रों की भाषा में अनुवाद करके और अपना धर्म का प्रचार प्रसार किया था, है ना। तो इतिहास में भी इसका महत्व, ऐसा नहीं कि आज की कहानी है, ये ऐतिहासिक कहानी है, ये ऐतिहासिक कहानी है। आगे JW गेटे, इनका कथन है कि अनुवाद की अपूर्णता के संबंध में कोई चाहे जो भी कहे, परंतु अनुवाद विश्व के सभी कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण और महानतम कार्य है। यदि अनुवाद ना होता तो हमारी स्थिति कुएं के मेंढक जैसी होती, हमारी स्थिति कुएं के मेंढक जैसी होती। हमें केवल हमारे समाज के ज्ञान और संस्कृति तक ही हम लोग सीमित रह पाते, इससे आगे हम कभी बढ़ ही नहीं पाते, विश्व की अन्य संस्कृति को कभी हम समझ ही नहीं पाते। तो JW गेटे साहब ने जो कहा है ना, बिल्कुल सटीक रूप से कहा और उन्होंने बिल्कुल 100% सत्य कहा है। क्लियर है। तो इसी के साथ में दोस्तों अगर हम बात करें 21वीं शताब्दी की, मतलब थोड़ा सा वर्तमान में भी आ जाइए आप लोग, तो 21वीं शताब्दी में तो क्या तुम आज भी आ जाओ, 2023 में भी आ जाओगे ना, तब भी आप अनुवाद के बिना जी नहीं पाओगे, मतलब सीख नहीं सकते। प्रत्येक क्षेत्र में आप जो पिछड़ जाएंगे, हम नहीं पूरा विश्व पिछड़ जाएगा। 21वीं शताब्दी के मौजूदा दौर में अनुवाद एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। भारत जैसे बहुभाषी देश के जन समुदायों के बीच अंतर संप्रेषण के संवाहक के रूप में अनुवाद का बहुआयामी प्रयोजन सर्वविदित है। मतलब क्या कि भारत जैसे जो अन्य देश भी है और भारत भी है जिसमें कई प्रकार की भाषाओं का चलन है, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, तो उन भाषाओं का अनुवाद के द्वारा एक दूसरे की भाषा को समझ करके उनके जो अर्थ है या उनके जो भाव है, उनके जो साहित्य में जो बातें छुपी हुई है, जिन बातों को जानना चाहिए, उनकी संस्कृति को जानना चाहिए, वो सब कैसे संभव हो पाता है, तो वो अनुवाद के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अन्यथा हम भारत के अंदर ही रहते हुए भारत के किसी दूसरे हिस्से के बारे में हम जान भी नहीं पाते अगर अनुवाद नहीं होता तो आज जीवन के हर क्षेत्र में अनुवाद की उपादेयता अर्थात की प्रासंगिकता बहुत ही सहज ही सिद्ध की जा सकती है। धर्म दर्शन, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी, वाणिज्य, व्यवसाय, मतलब कि कोई सा भी क्षेत्र आप ले लीजिए, इसके बिना पूर्ण नहीं हो सकता, है ना। तो अनुवाद से ही प्रत्येक क्षेत्र संबंधित है। मेरे ख्याल से पूरा पाठ हमारा आज का क्लियर हो चुका है। समझ आया होगा मेरे दोस्तों, बताइएगा कमेंट करके क्या क्लियर हो पाया, पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो पाया, है ना। यस और नो में जवाब दे सकते हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट सेशन जो अगर होगा हमारा, वो नेक्स्ट सेशन होने वाला है दोस्तों, मैं पहले भी प्रारंभ में बता चुका हूं, एंड में बता जा रहा हूं, अनुवाद के प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे। अगला सेशन जो होगा लेक्चर नंबर 2 होने वाला है अनुवाद के प्रकारों पर। कौन कौन से प्रकारों पर हम चर्चा करेंगे? हम विशेष रूप से दोस्तों यहां पर अनुवाद के 4 प्रकारों पर चर्चा करेंगे, शब्दानुवाद पर, भावानुवाद पर, अनुवाद और द्विभाषी प्रविधि पर। मैं आपसे जाते जाते एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा दोस्तों, कभी भी शॉर्ट के चक्कर में मत पड़िए। याद रखिएगा, कभी भी शॉर्ट के चक्कर में मत पड़िए। शॉर्ट के चक्कर में आपको कब पढ़ना चाहिए? जब आपको रिवीजन करना होता है। अगर आपने पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ रखा है, अच्छा खासा ज्ञान अर्जित कर लिया है उस टॉपिक विशेष पर, तो आप उसकी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, शॉर्ट में पढ़ करके आगे निकल सकते हैं। अन्यथा शॉर्ट में और डिटेल में ज्यादा फर्क नहीं होता है, मैक्सिमम आधे घंटे का फर्क होता है। अभी आपको यही वाला टॉपिक यूट्यूब पर आपको 5 या 10 मिनट का भी मिल जाएगा, लेकिन संभवतः सोच के देखिए क्या आपको वहां पर कितना सीख पाएंगे 5-10 मिनट में। यहां पर मैंने इतना जो डिटेल में समय आपको व्यतीत किया है, बताइए क्या मैं यहां पर 5 सेकंड के लिए भी चुप रहा हूं? 5 सेकंड के लिए भी क्या मेरे द्वारा यहां पर चुप रहा गया है? और अंदाजा लगा सकते हैं कि जब मैं आपको यहां पर 5 सेकंड भी चुप नहीं रहा हूं, निरंतर रूप से मैंने बोला है, तो कितनी सारी बातें आप लोगों के लिए बोली होगी। जब आप डिटेल में इतनी सारी बातों को सुनोगे दोस्तों, तो आपका ज्ञान सोचिए कि किस लेवल पर इंक्रीज होगा, है ना। समझने वाला समझ जाएगा, इतने में पर्याप्त है दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर प्रत्येक ग्रुप की लिंक भी दी गई है, जहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर लोधा जी क्लासेस नाम से ग्रुप बना दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हमारे पास में, जिन पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, इन पर भी फॉलो कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है, कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, शिक्षा को महत्व दें, नारी का सम्मान करें और अपने व्यक्तित्व का इस प्रकार निर्माण करें कि लोग या कहें कि राष्ट्रीय समाज आपसे बदलाव की आशा कर सके। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
धन्यवाद।